वक्त गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर। गुना बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। डंपर से भिड़ंत के बाद बस में लगी आग। सीएम ने 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान, जांच के दिए आदेश। खंडवा में घर में आग के बाद 26 से ज्यादा सिलेंडरों में ब्लास्ट, अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा, इलाके को किया गया सील। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस, आज नागपुर में निकलेगी विशाल रैली। एमपी से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत हजारों कार्यकर्ता रैली में होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मैराथन बैठकें, आज पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लेंगे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी के हारे हुए विधानसभा प्रत्याशियों से होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारी, मोदी की गारंटी पर भी चर्चा। मुरैना में आपस में भिड़ी 2 बाइक, हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। जख्मी लोगों को जिला हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। खड़ियाहार गांव के पास हुआ हादसा। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत गुना की एक बहुत ही हृदय विदारक खबर से। गुना में यात्री बस और डंपर में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई और पूरी तरह से वो बस जल गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, कई यात्री झुलस गए। सभी घायलों का जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि गुना लगाइए उस वक्त गुना में क्या स्थिति रही होगी जब डेड बॉडीज को निकाला जा रहा था, वहां से हटाया जा रहा था तो एक एक अंग निकल रहे थे। कितना भीषण हादसा हुआ होगा ये। 8 बजे तकरीबन गुना बस स्टैंड से ये बस अरोन की तरफ आगे बढ़ी और उसके बाद 8:30 से 9 के बीच एक भीषण हादसा हुआ। खबर ये भी है कि डंपर न्यूट्रल में गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उतार रहा था ढलान पर, और इसके बाद ब्रेक जाम हो गया और ब्रेक जाम होने की वजह से वो अनकंट्रोल हुआ और उसके बाद बस से टकराहट हो गई। और इस टक्कर में डंपर का ड्राइवर चपेट में आया और इसके साथ 12 सवारियां जो बस में थी वो चपेट में, यानी कुल 13 लोगों की जान गई है। और अब आपको बता दें कि हादसा हुआ कैसे, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। गुना से अरोन जा रही थी बस, 8 बजे बस स्टैंड से निकली थी। सामने से आ रही डंपर से इसकी टक्कर हुई, बस पलट गई। बस पलटने के बाद बस में आग लग गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। इस भीषण ठंड में ये सभी यात्रा कर रहे थे और 30 यात्री सवार थे। सामने से आ रही डंपर से ये टक्कर हुई है। डंपर का ड्राइवर भी जल गया है, उसकी भी जान चली गई है। और 12 सवारी जो बस में थी, यानी ओवरऑल संख्या 13 पहुंच जाती है। हालांकि सीएम को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत कहा कि घायलों का समुचित इलाज होना चाहिए, बेहतर इलाज होना चाहिए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू का कार्य 12 से 1 के बीच कर लिया गया। ये सीएम का ट्वीट है, मोहन यादव का उनका ट्वीट है। उन्होंने प्रार्थना की है और मुआवजे का ऐलान के साथ साथ ये कहा है कि इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये उनका ट्वीट है। जो घायल हैं 50-50 हजार रुपए का मुआवजा, और जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
कुल इसमें 13 लोगों की जान गई है। डंपर सवार जो ड्राइवर था उसकी जान गई है और 12 लोग जो बस में मौजूद थे उनकी जान गई है। थोड़ा सा पीछे। मेन चीज तो क्या हमारे यहाँ सरकार गलत है। जो बस चल रही है, बस में इमरजेंसी गेट नहीं है, ठीक है, मेन चीज। और जो 5 स्टार जो पानी वाली आई थी वो बहुत लेट आई, उसमें पानी नहीं था, ठीक है। किस लिए? मैं खुद डंपर के ड्राइवर को निकाल के आया हूँ। पुलिस वाला मेरे सिंह 2 स्टार उसने मेरे सिंह निकलवाया है। प्रशासन क्या कर रही है जी? ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, जो रेस्क्यू के कार्य में सहयोग इन्होंने किया। इनका कहना है कि जो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची उसमें पानी नहीं था। और दूसरी तरफ ये सवाल भी उठा रहे हैं, जो कि वाजिब सवाल है, कि बस में एग्जिट डोर नहीं था। ये बड़ी लापरवाही है। और जानकारी ये भी मिली है कि बस खटारा बस थी। और इस तरह की मध्य प्रदेश में घटना कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी एक दर्दनाक घटना हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इन हादसों के बाद भी हम सबक क्यों नहीं लेते? क्यों तमाम जिंदगियों को खतरे में डाल देते हैं? सबक क्यों नहीं लेते? गुना में भीषण जो सड़क हादसा हुआ है, आप अंदाज़ा लगाइए कि 13 लोग जिंदा जलकर उनकी जान चली जाती है। गुना में भीषण हादसे में जब 8 बजे ये लोग गुना बस स्टैंड से निकले होंगे तो अपने गंतव्य स्थल के निकले होंगे। बहुत सारे लोगों के काम होंगे। जैसे एक बेकरी वाला था, वो बता रहा था कि मुझे सुबह पहुंचाने जाना था बेकरी। तमाम लोग थे, तकरीबन 30 लोग इस बस में सवार थे, जिन्हें इस बात का भनक भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ ये दर्दनाक घटना होने वाली है। और उसके बाद अरोन की तरफ की जब बस जा रही थी तो भीषण हादसा होता है और उसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। नीरज इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है, लाइव भी है। नीरज योगी उस वक्त मौके पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने इन तस्वीरों को मध्य प्रदेश की जनता को दिखाया, बताया, अपडेट दिया। उसके बाद मौके पर प्रशासन और रेस्क्यू की टीम पहुंची, SDRF की टीम भी पहुंची। नीरज, आप तो अभी भी वहाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू का कार्य आप बता रहे थे कि रात 1 बजे तक पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है, ये हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो घाटी है, यहाँ पर जब बस ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही थी और इसी बीच में जो ऊपर की तरफ से जो नीचे की तरफ ढलान है उसे उतरते हुए जो डंपर यहाँ पर आ रहा था, उसने इस बस टक्कर मार दी। आमने सामने टक्कर लगने के बाद में बस में आग लग गई और आग लगने के बाद इसमें जो यात्री हैं वो इसमें फंसे रह गए और इसी कारण ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 13 लोगों की जान इसमें जा चुकी है और कहीं ना कहीं 16 से अधिक लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जी, और डंपर में कितने लोग तकरीबन थे ड्राइवर को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार डंपर में 2 लोग थे जो बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं टक्कर लगने के बाद डंपर के जो आगे का हिस्सा है वो भी दब गया था। कहीं ना कहीं जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने डंपर से भी ड्राइवर को बाहर निकाला है और इसी बीच यहाँ पर चीख पुकार का शोर मच गया था और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बस के अंदर से भी लोगों को निकालना शुरू किया और प्रशासन के मौके पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू चलाया गया और करीब 1:30 बजे तक ये रेस्क्यू चलाया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौके पर किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर जो बस है वो पूरी तरह से जल चुकी है, पूरा सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। जो लोग इसमें मौजूद थे यहाँ पर खून के काफी धब्बे हैं और जो कांच पड़े हैं टूटे वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। सुबह से ही लगातार लोग यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है
कि उनका कोई सामान यहाँ पर पड़ा है और कई लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह का ये घटनाक्रम रहा है, दर्दनाक हादसा रहा है, जिसे लेकर लोग रात से ही इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ है। जी नीरज, एक आपसे ये भी जानकारी चाहिए थी, चूंकि आप कह रहे हैं कि 16 घायल हैं, क्या उन सब के बारे में पहचान उनकी हो गई है, उनके परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है? चूंकि अब तो 8:07 हो रहा है। जी बिल्कुल, ये काम रात में ही पूरा कर लिया गया था, लोगों की पहचान की जा चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी जो बेहोश हो गए थे, जिनसे बात नहीं हो पाई थी, उनकी भी पहचान यहाँ पर की गई है और कहीं ना कहीं जो परिजन है उनके परिवार के लोगों के इस बारे में जानकारी दी गई है कि ये एक घटनाक्रम हुआ है और इसमें जो लोग सवार थे उनको यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इनका इलाज अभी यहाँ पर जारी है। जी, घायलों की अभी हालत कैसी है, स्थिति कैसी है? जो घायल है वो जिला अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज लगातार जारी है। कुछ ऐसे यात्री हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो लगातार उनका चेकअप कर रहे हैं और लगातार उन पर नजर रखी जा रही है और अगर आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टरों का कहना ये भी है। एक चीज नीरज, इस बस की कंडीशन कैसी थी? चूंकि डंपर में देख रहा हूँ, दोनों गाड़ियों की स्थिति देख रहा हूँ, डंपर को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है, बस तो पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे चकनाचूर कर दिया हो। बस की कंडीशन कैसी थी जब ये गुना से निकली थी? इसकी फिटनेस कैसी थी? क्या जानकारी आपको मिली? बिल्कुल, जब ये गुना से निकली थी तब पूरी तरह से इसमें यात्री सवार थे और अच्छी तरीके से, मतलब जैसे ही यहाँ से रवाना हुई बस, तो ये जो घाटी चलते समय जब सामने से जो डंपर था, डंपर भारी भरकम रहता है और उसमें जैसे ही इसकी टक्कर सामने से पड़ी है, इसके बाद जो बस है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और बड़ी बात मैं नीरज आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि मध्य प्रदेश की जनता भी आपके जरिए जानना चाह रही है, क्योंकि कोई नई बात नहीं है, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बहुत ही खटारा बस चलती है, ये सबको पता है। जब मैं रिपोर्टिंग करने वहाँ गया था तो मैंने भी इस चीज़ को देखा था। तो ये जो गुना से बस निकलती हैं या जो निकली, उसकी कंडीशन कैसी थी, उसकी फिटनेस कैसी थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों पर, ग्रामीण रूट पर जो बसें चल रही हैं वो अधिकतर खटारा और अधिकतर ऐसी बसें हैं जो अनफिट हैं, जिन्हें लेकर कई बार शिकायतें भी की गई हैं। कई बार यात्री भी इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, बताते हैं कि पैसा तो वसूला जाता है लेकिन उन्हें जो सुरक्षा के साथ जो यात्रा कराई जानी चाहिए उसमें कई बार चूक होती है और इस तरह के हादसे होते रहे हैं। इसी बात को लेकर लगातार पहले भी कई हादसे घटित हुए हैं और इस बार भी कई जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि ये बस भी लगातार शायद रखी गई है जिसमें एक्सीडेंट हो सकती है या फिर जो भी बस है वो मतलब खटारा हो सकती है, ऐसा भी लोगों का कहना है। लेकिन प्रशासन इस बात को दूसरे रूप में ले रहा है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की पूरी जांच की जाएगी कि आखिर बस कैसे की, क्या वो फिट थी या फिर पूरे कागज कंप्लीट थे, ड्राइवर का लाइसेंस था या नहीं, ये पूरे जांच के विषय है जिन पर जांच की जाएगी। जांच की बात भी सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 13 लोगों की जान जाने के बाद आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार अब कौन है और कौन इसको तय करेगा कि आखिर गलती किसकी थी। जी बिल्कुल स्वाभाविक बात है, चूंकि 13 लोगों की मौत का प्रश्न है। ये सारे लोग अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए निकले थे, लेकिन एक लापरवाही की वजह से, चाहे डंपर चालक की लापरवाही की वजह से हो या बस चालक की लापरवाही की वजह से हो, 13 लोगों की जान गई है। ये अब तक की सबसे दुखद दुर्घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम इन दुर्घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते? क्यों बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है? हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती हैं। 16 से ज़्यादा लोग सोचिए जख्मी हैं और वो भीषण मंजर, यकीन मानिए अगर आपने उस वक्त देखा होता ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खंडवा के घासपुरा क्षेत्र में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहां भी बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, ध्यान दीजिएगा। इस घर में गैस सिलेंडर रखे हुए थे, आग लगने के बाद सिलेंडर एक एक करके फटे और सिलसिलेवार
26 धमाके। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल की टीम को इस बात की सूचना दी। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस समेत करीब 4 थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंची और दमकल दस्ते के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत बहुत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस घर में आग लगी वहां अवैध रूप से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम किया जाता था। देखिए, जब यह हादसा हो गया तो 4 थानों की पुलिस पहुंची ना। देखा, मैंने आपको बताया ना, 4 थानों की पुलिस पहुंची। लेकिन उस वक्त ये पुलिस कहां थी जब इस घर में अवैध रिफिलिंग का काम हो रहा था? यहां पर सैकड़ों गैस सिलेंडर रखे थे। ये कोई गैस एजेंसी है जो यहां पर गैस सिलेंडर रखे थे सैकड़ों? आमतौर पर 2 या 3 या 4 गैस सिलेंडर हो सकते हैं किसी घर में, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। गैस सिलेंडर फटने से इसमें लोग घायल भी हुए हैं। घर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग बढ़ती जा रही थी। पूरे इलाके की लाइट उस वक्त प्रभावित रही, काट दी गई थी। ये देखिए तस्वीरें, 26 गैस की टंकियों में ब्लास्ट हुआ है। राजू भाई पवार और संजय भाई पवार का कारखाना है, चक्की भी है। अंदेशा हमको पहले ही था और वार्ड के आसपास के क्षेत्र के लोगों को पहले से ही था कि ये मौत के ढेर पे बैठे हुए हम लोग। इसको कई बार समझाने के बाद में भी ये एक ही बात बोलता था, आपसे जहाँ शिकायत करते बने कर लो शिकायत, मेरे को मेरी पूरी सेटिंग है। रही फिलहाल अभी की बात, तो इसके पास में घर में कम से कम अभी की तारीख में 100 से ऊपर टंकियाँ हैं, जिसमें 25-30 टंकियाँ तो ब्लास्ट हो चुकी है और जो खाली होगी वो जल चुकी है, 25-30 फूट चुकी है। और इसको समझाने के बाद में भी इसकी हरकतें नहीं हुई और आज देख लो पूरे वार्ड वालों की जान पे बनाई है। अभी गैस सिलेंडर के फटने से घर में आग लगने की सूचना पर यहाँ आए थे और अभी उसमें ये सूचना है कि 2 लोग ज़्यादा घायल हैं, बाकी 2-3 लोग थोड़ा बहुत घायल हैं। बाकी आग पे काबू पा लिया गया है। अब वहाँ पर कोई खास वो नहीं बची है। फायर ब्रिगेड भी आ गई है, पूरा बल यहीं पर है और अब हम जांच कर रहे हैं कि आगे क्यों लगी, कैसे लगी, इस बात की जांच की जा रही है। और प्रतीक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बड़ी हैरानी की बात है कि अवैध रिफिलिंग का काम यहां चल रहा था कई दिनों से। स्थानीय लोगों ने बहुत शिकायत की। हादसे के बाद तो 4 थाने की पुलिस पहुंच गई, लेकिन हादसे के पहले जब अवैध रिफिलिंग हो रही थी, जो कि गलत है, इलीगल है, तब पुलिस नहीं पहुंची। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले इसी तरह का जो हादसा है वो खंडवा मुख्यालय से 20-25 किलोमीटर दूर देशगांव में भी हुआ था। उसके बाद भी कार्रवाई के आश्वासन दिए गए थे, कई जगहों पर छापामार कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन नतीजा जो है राहुल, वो इस घटना के रूप में आपके और हमारे सामने है। कल रात भर हमने इस घटना से जुड़ी हुई एक अपडेट बारीकी से अपने दर्शकों तक पहुंचाई। किस तरीके से एक के बाद एक गैस सिलेंडरों में धमाके हो रहे थे और 26 से ज्यादा गैस सिलेंडर वहां पर एक के बाद एक ब्लास्ट हो गए। मैं आपको बता दूं कि उस समय पूरे क्षेत्र में इतना भय का माहौल बना हुआ था। क्षेत्र की विद्युत प्रदाय बंद कर दी गई थी, क्षेत्र को सील कर दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां पर लगभग 20-25 हजार लोगों की आबादी रहती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह संकट कहीं ना कहीं 20-25 हजार जानों के ऊपर था। तो अब यह लाजमी है कि इसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस काम को संचालित किया उसका अंजाम तो सभी के सामने है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके पहले का मैं आपको बता दूं तो यहाँ खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जो है, जो आमतौर पर घरेलू गैस सिलेंडर वगैरह के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है, उसने कार्रवाई का भरोसा दिया था जब देशगांव में घटना हुई थी उसके बाद भी, लेकिन नतीजा अभी हम सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी तय होना चाहिए, प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात की कई बार कंप्लेन उस व्यक्ति से भी की जो अवैध रिफिलिंग करता था। जैसा कि आपने बात किया है, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूं। एक शख्स तो यह कह रहा है कि अवैध रिफिलिंग करने वाला बोलता था कि मेरी सेटिंग हर जगह है, तुम कुछ भी कर लो, कोई भी शिकायत कर लो, कार्रवाई नहीं होगी। यानी तो खुल के हो रहा है, चाहे पुलिस और प्रशासन, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग। बिल्कुल, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया, हमने अभी हमारे दर्शकों को भी दिखाया
कि जो कारोबार करने वाला व्यक्ति है वो कितनी दबंगई से लोगों को यह बात कह रहा था, ऐसा लोगों ने बताया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासनिक स्तर पर इन तरीके की चीजों की क्या स्थितियां हैं, और यह स्वाभाविक है कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं होगी तब तक मुझे लगता है इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। प्रतीक, ये थाना कौन सा पड़ता है? किस थाने के इर्द ये हुआ है हादसा? ये कोतवाली थाना क्षेत्र के बीच में आता है। शहर के मध्य में घासपुरा इलाका जो है वो मौजूद है, और मैं आपको बता दूं कि इसके आसपास अधिकांश जो है वो स्लम एरिया है। आप समझ सकते हैं कि स्लम एरिया है, आग कितनी जल्दी फैल सकती है। वाकई प्रतीक, कितनी बड़ी लापरवाही है। कोतवाली सबसे बड़ा थाना होता है इलाके का, लेकिन उसकी नाक के नीचे अवैध रिफलिंग होती रही। जब लोग मना करते रहे कि ऐसा मत कीजिए, तो वो कहता रहा कि हमारी सेटिंग ऊपर तक है। और क्या कर रही थी कोतवाली पुलिस, ये पूछ रही है मध्य प्रदेश की जनता, जो कि बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए प्रतीक आपका। और भोपाल से एक अहम खबर है, कई विभागों की बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे। कल उन्होंने शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की समीक्षा की थी। आज किसान कल्याण और कृषि विभाग की मीटिंग लेंगे। मंत्रालय में सीएम विभागों के ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे, किसान कल्याण और कृषि विभाग की मीटिंग लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। कल राजस्व और शिक्षा का उन्होंने समीक्षा की थी, और आज मीटिंग में सीएम विभागों की समीक्षा भी करेंगे। और आज बीजेपी की अहम बैठक भी होनी है। प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही है, लेकिन आगे देखिए धनाधन 10 खबरें। दुर्ग रेंज के आईजी ने एएसपी समेत जिले के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली है, जिसमें उन्होंने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किए जाने, संपत्ति संबंधी अपराधों के घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही अवैध कार्यों में अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई, और पर विधानसभा चुनाव के चलते 1 नवंबर से खरीदी नहीं हुई। 15 नवंबर से किसान धान लेकर केंद्र में पहुंचे। 1.5 महीने खरीदी के बाद 50% खरीदी ही अब तक हो पाई है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष तिलक घोष ने अपनी कुर्सी बचाने में नाकामयाब रहे। पखांजूर के बड़गांव के उप डाकघर आज भी मूलभूत सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी के साथ आधुनिकीकरण के अभाव से जूझ रहा है। 45 वर्ष पुराना बड़गांव का ये उप डाकघर पर आज भी रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर जैसे तमाम सुविधाएं चालू नहीं हो सकी हैं। बलरामपुर के कनहर नदी पलटन घाट में डूबे युवक की 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ अता पता नहीं है, जिसके बाद हताश परिजनों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंगल की कटाई और जमीन उद्योगपतियों को देने के विरोध में नारेबाजी की। बेमेतरा कलेक्टर को नट समाज के लोगों ने शमशान भूमि प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। नवागढ़ में स्थित मुसलमान कब्रिस्तान के बाजू में पिछले कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी शव दफन करते आ रहे हैं। उक्त जमीन को अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। पेंड्रा में आपातकालीन महतारी एक्सप्रेस की बदहाल लचर व्यवस्था देखने को मिली है, जहां इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन न होने और बेहतर स्वास्थ्य देखरेख न होने से नवजात शिशु रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। लोरमी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अनुराग दास ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष अनुराग दास को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने की तैयारी चल रही थी।